तो अब हमारे एरिया रिलेटेड वाले जो क्वेश्चंस है वो हम शुरू करेंगे। ठीक है, हमारा एरिया रिलेटेड में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें दे क्या रखा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, तो हम यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो यानी इधर जो हो गए 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री के सामने की तरफ जो होता है ये हाइपोटेन्यूज होता है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 17 सेंटीमीटर एंड द डिफरेंस बिटवीन अदर टू साइड। तो अगर ये ए बी सी है तो मुझे दे रखा है कि ए बी माइनस ए सी जो है वो कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, या ए सी माइनस ए बी कैसे भी लिख सकते हो इसको। ए सी माइनस ए बी मुझे क्या दे रखा है, 7 दे रखा है। और दूसरी चीज क्या गिवन है मुझे, हाइपोटेन्यूज, यानी कि जो कि मेरा बन रहा है बी सी, कितना गिवन है मुझे, 17 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द अदर टू अननोन साइड्स, तो मुझे अननोन साइड्स निकालनी है। अब राइट एंगल ट्राइंगल में हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब हाइट या एल्टीट्यूड कुछ भी बोल सकते हो, उसका स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा, 17 है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे हाइपोटेन्यूज की जगह 17 का स्क्वायर। अब जो मेरा परपेंडिकुलर है और जो बेस है वो मुझे अननोन है, लेकिन उनका सिर्फ डिफरेंस मुझे गिवन है। तो इन दोनों में से किसी एक को एक्स ले लो, यानी कि या तो ए सी को एक्स ले लो या फिर ए बी को एक्स ले लो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ए बी को एक्स ले लेता हूँ, चलो ए सी को एक्स ले लेता है। तो ए सी को जब हम एक्स ले लेंगे इस केस में, तो ये क्या बन जाएगा, ए सी को एक्स ले लिया मैंने, माइनस ए बी इक्वल टू 7। ठीक है, तो ए बी को इधर भेज दो, ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 7 इक्वल टू ए बी। तो ए बी मेरा कितना आ गया, एक्स माइनस 7, और ए सी कितना है मेरे पे, ए सी कितना है मेरे पे, ए सी है एक्स। अब इनकी वैल्यू डाल दो। अब ए सी देखोगे तो ये है परपेंडिकुलर है, तो ये मैंने क्या ले लिया, एक्स। और ये जो ए बी आया है ये कितना आया है, एक्स माइनस 7 आया। इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो परपेंडिकुलर मेरा एक्स हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस जो मेरा बेस है वो कितना है, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इधर हम क्या लगा देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2ab 14। अब सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 14 प्लस 49 माइनस 289 को दूसरी साइड लेके आ जाएंगे, तो माइनस 289 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 289 कितना हो जाएगा, माइनस 240 इक्वल्स टू 0। अब क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे तीनों में 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तीनों को हमने 2 से डिवाइड करना है, यानी 2 कॉमन ले लिया। तो अभी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंपल स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, सो स्प्लिट करने के लिए हम क्या करते हैं, 120 के फैक्टर्स निकाल देंगे। तो 120 के फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, 60, 30, 2 15 3 5 एंड 5 1। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हमारे पास बन जाएंगे। अब इन फैक्टर्स के थ्रू हमें क्या है, कुछ भी दो नंबर्स बनाने हैं। तो 5 3 15 ले लेते हैं, और एक 8 लेके देखते हैं। तो 15 और 8, 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करके 120 बन जाएगा। तो 15 और 8 ले सकते हैं हम, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 8x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 15, और इधर हम 8 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 15 इक्वल्स टू 0।
अब हम क्या करेंगे, x माइनस 15 को कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पे x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, एक 15 आ जाएगी, और जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आएगी -8। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हमारे पास आ जाएंगे। x हमारा जो है वो नेगेटिव नहीं हो पाएगा, लेंथ हमारी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए हम x इक्वल्स टू -8 नहीं लेंगे, और x इक्वल्स टू 15 जो है उसको कंसिडर करेंगे। तो यानी जो हमारा ये वाला परपेंडिकुलर हो गया है वो कितना है, ये हमारा 15 है, और यहाँ पर हम 15 माइनस x कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ से हमें बेस और perpendicular ये दोनों मिल गए। Now moving on to the next question. The area of rectangular prayer hall is 300 meter square. If the length of the hall in meter is one more than twice its breadth, then find the dimensions of the prayer hall. ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगुलर प्रेयर हॉल दे रखा है। तो मैं एक रेक्टेंगुलर हॉल बना देता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल बना देते हैं यहाँ पे। तो ये मेरे पास रेक्टेंगल हो गया। अब रेक्टेंगल के पास क्या होगा, लेंथ होगी उसकी और कोई ब्रेथ होगी। ठीक है, और इसका एरिया हमें गिवन है। तो ये जो ये वाला पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी, इसकी ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वैल्यू मुझे गिवन नहीं है, लेकिन मुझे इसका एरिया गिवन है। तो अगर मुझे इसका एरिया गिवन है, हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। अब एरिया कितना गिवन है, 300 गिवन है। अब मुझे लेंथ और ब्रेथ ये दोनों भी चाहिए, दोनों में से कोई एक चाहिए, तभी मैं दूसरा निकाल पाऊंगा। इसके आगे जब हम रीड करते हैं, क्या हमें लेंथ और ब्रेथ के बीच में कोई रिलेशन दे रखा है कि हम किसको एक्स ले सकते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द हॉल इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, क्या कह रहा है, जो लेंथ है वो कितना है, वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो अगर ब्रेथ को मैं क्या ले लूँ, एक्स ले लूँ, क्योंकि ब्रेथ जो लेंथ की वैल्यू है ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है, तो मेरा जो लेंथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 + 2x। और जो b ले लेंगे हम, वो क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेंथ इक्वल्स टू कितना ले रहे हैं हम, x ले रहे हैं, और जो ब्रेथ है वो कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी, जो ब्रेथ है वो हम x ले रहे हैं, ब्रेथ है वो हम x ले रहे हैं, और जो लेंथ हो जाएगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 1 + 2x या 2x + 1, कैसे भी लिख लो इसको। तो यहाँ पे हम लेंथ की वैल्यू डाल देते हैं, 1 + 2x हो जाएगा, और जो ब्रेथ है वो कितना है, x है, इंटू x। सो 300 इक्वल्स टू x + 2x²। सो 2x² + x, 300 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, -300 इक्वल्स टू 0। ये हमारा क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको स्प्लिट करना है, तो 300 इंटू 2 करना पड़ेगा, 600 के जो है वो फैक्टर्स निकालना। ठीक है, तो ये 24 और 25 में स्प्लिट हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेते हैं 2x² -24x + 25x -300 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको तुम करके देख सकते हैं यहाँ पे, इसके फैक्टर्स निकाल के, तो ये दो नंबर्स जो है वो निकल के आ जाएंगे। अब इन दोनों में से मैं 2 और x दोनों को कॉमन ले ले रहा हूँ, तो यहाँ पे x बच जाएगा, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इधर क्या, हम 25 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा, x - 12 इक्वल्स टू 0। x - 12 कॉमन ले लेंगे, क्या बच जाएगा, 2x + 25 इक्वल टू 0। सो x विल बी 12, एंड दूसरे केस में क्या हो जाएगा, 2x + 25 इक्वल्स टू 0। सो x विल बी 25 -25 अपॉन 2, 25 दूसरी साइड जाके माइनस, और फिर नेक्स्ट स्टेप में हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो मैंने इसको एक साथ कर दिया। सो x विल बी इक्वल टू -25 अपॉन 2। सो ये दो वैल्यूज जो है मेरे पास x की आ रही है, एक आ रही है x इक्वल्स टू 12, और दूसरी आ रही है x इक्वल्स टू -25 अपॉन 2। अब सेम केस है, यहाँ पे हमें रेक्टेंगल दिया है, तो उसकी लेंथ, किसी भी चीज की लेंथ नेगेटिव में नहीं हो सकती है। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं नेगेटिव वैल्यू को इग्नोर कर दूंगा और ये वाली वैल्यू जो है इसको हम कंसिडर करेंगे। सो हमारा जो ब्रेथ है, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा हमारा, 12 हो गया। और जो लेंथ है, लेंथ क्या था, 1 + 2x था। तो यहाँ पे हम 1 + 2x की जगह 12 डाल देंगे। तो 12 × 2 = 24 + 1 25। तो लेंथ कितना आ गया मेरे पास, 25। तो ये मेरे पास लेंथ और ब्रेथ की बना। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल, प्रेयर हॉल की डायमेंशंस निकालनी थी। तो मेरे पास लेंथ और ब्रेथ निकालनी थी मुझे, वो दोनों मैं निकाल चुका। Now next question, in the center of a rectangular lawn of dimension 50 by 40, a rectangular pond has to be constructed so that the area of the grass surrounding the pond would be 1184 meter square. Find the length and breadth of the pond. तो मुझे एक रेक्टेंगुलर लॉन दे रखा है जिसका डायमेंशन, तो कभी भी डायमेंशन अगर तुम्हें इस फॉर्म पे लिखा हुआ दिखेगा तो पहला वाला लेंथ होता है और दूसरा वाला ब्रेथ होता है हमेशा। ठीक है, सो हमारे पास रेक्टेंगुलर पॉन्ड दे रखा है, सॉरी रेक्टेंगुलर लॉन दे रखा है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर लॉन बना लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर लॉन हो गया हमारा। अब क्या बोला है, रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड सो दैट द एरिया ऑफ ग्रास सराउंडिंग द पॉन्ड। अब बीच में हमारा क्या बनाना है, एक पॉन्ड बनाना है। ठीक है, इधर क्या कह रहा है, एक पॉन्ड बनाने के लिए कह रहा है, और वो भी रेक्टेंगुलर शेप में ही बनाना है। क्लियर है, अब इस तरीके से बनाना है। अब देखो, ये जो बीच में हो जाएगा, बीच वाले में क्या है, पूरा पॉन्ड है, पानी है इधर। ठीक है, ये पॉन्ड हो गया हमारा। और ये जो बाहर वाला हिस्सा है, यहाँ पे पूरा क्या है, ग्रास है, इधर ग्रास है। यहाँ पे ये चीज कह रहा है। अब हमें क्या बोल रखा है इसने, इन द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर लॉन ऑफ डायमेंशन 15 × 40, यानी कि मुझे एक लॉन दे रखा है, उसका डायमेंशन दिया है। तो पहला जो है लेंथ होता है, तो ये लेंथ जो है वो कितनी है, 50 मीटर है। और जो ब्रेथ है इस लॉन की, वो कितनी है, 40 मीटर है। क्लियर है, ठीक। अब अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड, तो बीच में जो है वो हमारे पास क्या है, ब्लू ब्लू कलर से जो शेड किया मैंने, वो पॉन्ड हो गया, वो भी रेक्टेंगुलर शेप में। अब ये जो पॉन्ड है इस तरीके से बनाना है सो दैट द एरिया ऑफ द ग्रास सराउंडिंग, ये जो ग्रास का एरिया है, ठीक है, जो ग्रीन ग्रीन बनाया है, इसका जो एरिया है वो कितना है, 1184 मीटर स्क्वायर है, सिर्फ इतने हिस्से का एरिया। ठीक है, जो ग्रीन ग्रीन पोर्शन पे है, तो उसका जो एरिया है वो कितना है, 1184 मीटर स्क्वायर है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड। तो यानी कि ये जो ये लेंथ है और ये जो ब्रेथ है, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो इसको निकालने का तरीका क्या होगा, तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, एरिया ऑफ लॉन निकालोगे। एरिया ऑफ लॉन क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब जो लेंथ है वो कितनी है, वो है 50 × 40। ठीक है ना, तो 2000 मीटर स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द लॉन आ जाएगा। अब दूसरी चीज क्या है, मुझे एरिया ऑफ द ग्रास गिवन है, जितने भी एरिया में जो ग्रास लगा रखी है उसका एरिया गिवन है। लेकिन मुझे एरिया ऑफ ग्रास का मैं फॉर्मूला जब लगाऊंगा तो मुझे लेंथ और ब्रेथ तो पता ही नहीं है, राइट। तो मैं उस केस पे इसका फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व नहीं कर सकता, यानी कोई इक्वेशन नहीं बना सकता हूँ। तो मैं दूसरी चीज क्या देखूंगा कि इसकी जो थिकनेस है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, वो क्या होगा, बराबर होगा। तो ये इसको मैं x मान लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक भी जो थिकनेस हो जाएगी वो x हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक भी जो थिकनेस हो जाएगी वो x हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक भी जो थिकनेस हो जाएगी वो x हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है हमने, ये जो हमें 50 मीटर दे रखा है, ये पूरे रेक्टेंगुलर लॉन की लेंथ हो गई। ठीक है, अब इसमें से यहाँ तक ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है, इसकी थिकनेस, ये x मान लिया है, प्लस यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो गया है, x हो गया है। तो अगर ये मैं इस वाले x को और इस वाले x को माइनस कर दूंगा इस 50 से, तो मेरे पास यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ निकल के आ जाएगी। क्लियर है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर, 50 माइनस x माइनस x, तो ये कितना हो जाएगा, -2x। सेम वे ब्रेथ के साथ भी ऐसे ही करना है। मेरा यहाँ से यहाँ तक ये जो पूरा ब्रेथ गिवन है वो कितना है, 40 मीटर है। और यहाँ से यहाँ तक तुम देखोगे ये कितना है, x है। और यहाँ से यहाँ तक भी ये कितना है, ये x है।
तो ये जो बचा हुआ इतना पार्ट हो गया, इस ये कितना हो जाएगा मेरा 40 माइनस एक्स। क्लियर है? ठीक है। सो एक बार मैं इसको दूसरे डायग्राम, एक और यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ जिससे मैं, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ एक साथ हो गया, तो ये बीच में हमारा क्या बन गया है, पॉन्ड बन गया है। ठीक है। सो मैंने क्या ले लिया था, यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस थी वो x ले लिया है। सेम वे यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस होगी वो भी x होगी, और ऐसी ऊपर की तरफ भी ऐसी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी x, और इधर भी क्या हो गया, ये x हो गया। अब ये जो पूरा था ये कितना था, 50 था। तो सिर्फ अगर मैं इसके अंदर का पार्ट, यानी ये इसके अंदर वाला जो है उसका लेंथ निकालूंगा, वो कितना हो जाएगा 50 माइनस ये वाला x, और ये वाला x माइनस कर देंगे हम 50 में से। सो 50 माइनस x मुझे ये पूरी लेंथ निकाल के दे देगा। सेम वे ब्रेथ के साथ भी इतना ब्रेथ है। ठीक है, तो ये जो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा है, ये कितना है 40 है। उसमें से हम थिकनेस को माइनस कर देंगे तो ये ब्रेथ जो आ जाएगी 40 माइनस एक्स आ जाएगी। क्लियर है? सो जो पॉन्ड का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा, सो एरिया ऑफ पॉन्ड, इसका फॉर्मूला भी सेम वही लगेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब जो लेंथ है, लेंथ ऑफ पॉन्ड हो गया, वो कितना हो जाएगा मेरा 50 माइनस एक्स यानी -2x, ये लेंथ हो गया, और इनटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना हो जाएगा 40 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये यहां से मुझे क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ पॉन्ड। इसको सॉल्व करते हैं, इसको मैं डायरेक्टली एक काम करता हूँ 2x से लिख देता हूँ। सो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2000 माइनस 100x 80x प्लस 4x²। इसको सॉल्व करते हैं, बनेगा 4x² माइनस 180x प्लस 2000। ठीक है, सो ये एरिया ऑफ पॉन्ड हो गया। अब जो एरिया ऑफ पॉन्ड है वो मुझे दे नहीं रखा है कितना होगा, दैट क्लियर। एरिया ऑफ पॉन्ड जो है वो मुझे दे नहीं रखा है कितना है, सिर्फ मुझे क्या दे रखा है, एरिया ऑफ ग्रास। अब शेडेड रीजन वाला एरिया कैसे निकालते हैं, अगर ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है या लॉन है और ये पॉन्ड है, तो ये वाला जो एरिया निकलेगा, ये शेडेड रीजन, ये एरिया कैसे निकलेगा, इस पूरे लॉन के एरिया में से हम क्या कर देंगे, पॉन्ड के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकल जाएगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ ग्रास का फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ ग्रास इक्वल टू एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड। ठीक है, अब एरिया ऑफ ग्रास तो मुझे गिवन है, तो एरिया ऑफ ग्रास कितना गिवन है मुझे, एरिया ऑफ ग्रास जो है वो है 1184 इक्वल टू, अब यहाँ पे एरिया ऑफ लॉन देखो, तो एरिया ऑफ लॉन ये था 2000 इक्वल टू 2000 माइनस, अब ये जो एरिया ऑफ पॉन्ड है वो कितना है, वो ये रहा, तो ये डाल देंगे 4x² माइनस 180x प्लस 2000। सो 4x² माइनस 180x प्लस 2000। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, जो एरिया था उसकी वैल्यूज हमने यहाँ पे डाल दी। ठीक है, यहाँ पे 2000 होगा। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, जो जाएगा -4x² प्लस 180x माइनस 2000। अब ये +2000 है, ये +2000 है, -2000 है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, जीरो हो जाएगा। सो 4x² को दूसरी साइड लेके आ जाएंगे पॉजिटिव करने के लिए, सो 4x² माइनस 180x हो जाएगा, और 1184 इधर ही रहेगा, तो इक्वल टू 0। अब यहाँ में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, सो यहाँ पर x² प्लस 45x प्लस 296 इक्वल्स टू 0। अब 296 के क्या निकाल सकते हैं हम, फैक्टर्स, 7 ज़ा 2 4 ज़ा
दीज आर 2 7s और आई गेस अब ये 37 से ही जाएगा ना। सो अब हमारे पास क्या बन सकता है, एक तो 37 ले ही लो, ठीक है, और ये ले लो 2 इंटू 2 इंटू 2 8। सो 8 37 प्लस 8 45 बन जाएगा मेरा। नेगेटिव में चाहिए तो मैं दोनों को नेगेटिव ले लूंगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296 इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 37 माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 37 इक्वल्स टू 0। सो x माइनस 37 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से ऐसे हो जाएगा x माइनस 37 और x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 37 और जो दूसरी वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी x की। ठीक है, सो हमारे पास एक 37 होगी x की वैल्यू और एक x की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू को लेंगे, 37 को एक बार लेके देखते हैं। तो जब मैं 37 जो मैंने वैल्यू ली है वो मैं x की जगह पुट करके देखता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे जो है इधर जो है मैं इधर पुट करके देख लेता हूँ। सो 50 माइनस 2 इंटू कितना था, 37 था। अब जब तुम 37 इंटू 2 कर दोगे तो ये तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, 50 से काफी ज्यादा बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा 74, तो नेगेटिव में आ जाएगी। अब मैंने बताया था लेंथ तो नेगेटिव में हो नहीं सकती, तो इसका मतलब जो 37 है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि पॉसिबल नहीं हो सकती वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो x इक्वल्स टू 8 हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब x इक्वल्स टू 8 कंसिडर करेंगे। हमें पूछा गया था फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द पॉन्ड, तो अब x इक्वल्स टू क्या डाल दोगे, 8 डाल दोगे। तो 37 की जगह मैं क्या डाल देता हूँ, 8 डाल देता हूँ। तो 8 डाल दिया तो ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस 16। सो 50 माइनस 16 जब हम कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 34। 34 मीटर क्या हो जाएगी, पॉन्ड की लेंथ हो जाएगी। और ब्रेथ के लिए हम क्या डाल देंगे, 40 माइनस 2, एक्स है, एक्स की जगह 8 डालना है। सो 40 माइनस 16, तो 40 माइनस 16 करेंगे तो 24 हमारी क्या आ जाएगी, पॉन्ड की ब्रेथ आ जाएगी। सो ये हमारा लेंथ हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ब्रेथ हो गया ऑफ पॉन्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑडिटोरियम seats are arranged in rows and columns. The number of rows was equal to the number of seats in each row when the number of rows was double and the number of seats in each row was reduced by 10. The total number of seats increased by 300. The number of rows in the original arrangement find करना है, the number of seats in the auditorium after rearrangement. ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारे क्या है, रोज एंड कॉलम्स वाले क्वेश्चन शुरू हो गए। सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चांद सितारे मार्क कर सकते हो तुम इस पे, इंपॉर्टेंट है। अब रोज और कॉलम्स वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं हम, तो हमेशा ये ध्यान रखना जब भी तुम्हें नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या किसी भी चीज का टोटल नंबर निकालना हो, अगर तुमने उसको रोज और कॉलम्स में अरेंज किया है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे मैंने किसी को बिठा दिया, इधर किसी को बिठा दिया और ये, ठीक है, तो ये फर्स्ट रो हो गई है। सेकंड रो पे मैंने 4 जने ऐसे और बिठा दिए, थर्ड रो पे भी मैंने 4 जने ऐसे बिठा दिए, फोर्थ पे भी 4 जने ऐसे बिठा दिए और एक और लास्ट रो ले लेते हैं। 5 रोज बना लिए हमने, 4 जने को इस तरीके से बिठा लिया। ठीक है, तो अब तुम रो काउंट करोगे तो ये हो गया मेरा फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो और ये फिफ्थ रो। और कॉलम्स काउंट करोगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। अब मैं पूछूंगा यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ, तो तुम कैसे निकालोगे, तुम काउंट कर लोगे कि पहले रो पे, फर्स्ट रो पे कितने स्टूडेंट है, तो 1 2 3 4। ठीक है, यानी 4 स्टूडेंट्स है फर्स्ट रो पे और टोटल नंबर ऑफ रोज कितनी है, 5 है। तो तुमने देखा 4 स्टूडेंट्स है फर्स्ट रो पे और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 5 है। तो 4 इंटू 5 कर दिया और बता दिया कि कितने हो जाएंगे,
20 स्टूडेंट्स जो होंगे वो टोटल होंगे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम। एक बार वैसे मैनुअली काउंट करके भी देख लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो वैसे भी ये 20 ही आ रहा है। ठीक है, तो रोज इनटू कॉलम करके हम क्या निकाल देते हैं। अब यहाँ पर तुम देखोगे रोज कितना है, 5 है, और ये कॉलम कितना है, 4 है। तो रोज इनटू कॉलम करके भी तुम क्या निकाल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो निकाल सकते हो। तो यहाँ पर भी ऑडिटोरियम दे रखा है, और जो ऑडिटोरियम है उस पे जो सीट्स है वो रोज और कॉलम्स के फॉर्म पे ही अरेंज्ड है। तो यानी अगर मुझे रोज पता चल गया और कॉलम्स पता चल गया तो उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ इक्वेशन दे रखी, कुछ स्टेटमेंट दे रखी है जिससे हमें हमारी कुछ इक्वेशन बन जाएगी। तो द नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। ध्यान देना क्या कह रहा है, नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी। तो नंबर ऑफ रोज वो कह रहा है, ये जो हमारे रोज थे, ये 1 2 3 4 5, लेट सपोज 5 थे, तो ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ रोज है वो किसके इक्वल होगी, इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। यानी फर्स्ट रो पे अगर 4 स्टूडेंट्स, 4 सीट्स है, ठीक है, 4 सीट्स है, जैसे इस केस में 4 सीट्स है फर्स्ट रो में, तो नंबर ऑफ रोज भी कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। तो यानी ये वाला नहीं होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। जितने भी तुम्हारे क्या होंगे, जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो। तो यहाँ पर हर एक रो पे देखोगे 4 सीट्स है, 1 2 3 4 फर्स्ट रो पे, दूसरे रो पे भी 1 2 3 4 सीट्स है। इसका मतलब हर एक रो पे कितनी सीट्स है, 4 सीट्स है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज भी कितने होंगे, 4 ही होंगे। अगर 3 सीट्स होती पहले रो पे तो टोटल नंबर ऑफ रोज भी कितने होते, 3 ही होते हैं। अगर 5 सीट्स होती तो पहले रो पे तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने निकल जाते, 5 ही निकल जाते। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि डिपेंड कर रहा है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, उस पे ही डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ रोज कितने होंगे। सो हम नंबर ऑफ सीट्स को क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। तो लेट देयर बी देयर बी एक्स नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो, ईच। अगर एक्स नंबर ऑफ सीट्स है हर एक रो पे तो टोटल रोज कितनी हो जाएंगी, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू एक्स ही होगा। ऑल राइट, ठीक है। अब हर एक रो पे कितनी सीट्स है, ध्यान दो, 4 सीट्स है, और ये जो सीट्स होती क्या है, ये कॉलम्स ही होती है। ठीक है, तो फर्स्ट रो पे अगर कितनी, 1 2 3 4 सीट्स है, तो कितनी कॉलम्स है, बेसिकली 4 ही कॉलम है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज अगर एक्स है तो नंबर ऑफ कॉलम कितनी हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी हो जाएंगी, एक्स हो जाएंगी। अब अगर मेरे पास रोज एक्स है, कॉलम्स भी एक्स है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी लगी होंगी पूरे ऑडिटोरियम में। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स सीट्स इन द ऑडिटोरियम, सीट्स इन द ऑडिटोरियम इक्वल टू रोज इनटू कॉलम्स। तो रोज कितने हैं, एक्स है, कॉलम कितना है, एक्स है, तो मेरे पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, इसको एज अ एग्जाम्पल समझो। जैसे मान लो कि अगर मैंने यहाँ पे बोला है कि मेरे पास कॉलम्स कितनी है, 4 है, रोज भी कितनी हो गई फिर, 4 है। ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू 4 मान लेते हैं, यानी कि मैं मान रहा हूँ कि हर एक रो पे कितनी सीट्स है, एक्स सीट्स है। ठीक है, तो उस x की वैल्यू को मैं 4 मान लेता हूँ, मेरा मतलब है। अब एज अ एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, तो हर एक रो पे अगर हम मान लेते हैं 4 सीट्स है, तो कितनी नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी, 4 नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी। ठीक है, और वो जो सीट्स है वो क्या बताती है, कॉलम्स। तो यानी 4 सीट्स है और 4 ही कॉलम्स है, 4 रोज है और 4 ही कॉलम्स है। तो यानी 16 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे मेरे पे, यानी टोटल जो सीट्स है वो 16 हो जाएंगी। ठीक है, तो सेम वे यहाँ पर भी क्या है, अगर मैंने रोज एक्स ले लिया, कॉलम भी एक्स है, तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो होंगी वो एक्स स्क्वायर होंगी पूरे ऑडिटोरियम में। क्लियर है, तो ये तो मेरा हो गया ओरिजिनल अरेंजमेंट। क्लियर है। अब ये कह रहा है व्हेन द नंबर ऑफ रोज वाज डबल एंड द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वाज रिड्यूस्ड बाय 10।
अगर मैं नंबर ऑफ रोज को डबल कर दूं, यानी कि जो नया नंबर ऑफ रोज होंगे उसको क्या कर देंगे, हम डबल कर देंगे। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पे न्यू रो लिखते रहा हूँ, ठीक है। तो कितना करना है हमें, नंबर ऑफ रोज को डबल करना है। तो पहले कितना था, एक्स था, अब इसको 2x कर देना है। वही जो हमारा कॉलम हो जाएगा, सीट्स बेसिकली कॉलम ही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ सीट्स इन ईच रो वाज रिड्यूस बाय 10। पहले कितना था, x था, अब कितना हो गया, x माइनस 10 हो गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स अब कितनी हो जाएगी, तो टोटल सीट्स कितनी हो जाएगी, सेम रोज इनटू कॉलम करेंगे तो कितना हो जाएगा, रोज 2x इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो, तो ये बन जाएगा मेरा 2x² माइनस 20x, ठीक है। तो ये 2x² माइनस 20x, ये मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल सीट्स निकल जाएगा। अब कह रहा था टोटल नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज्ड बाय 300, यानी कि अब जो मेरा नंबर ऑफ सीट्स हुआ होगा नए अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब कि जब मेरा जो रोज है वो 2x हो गया और ये जो है कॉलम है वो x माइनस 10 हो गया है, तो अब जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है, पहले कितना था, x² था, कितना हो गया होगा, अब x² में 300 ऐड हो गया होगा, बढ़ गया होगा 300। तो अभी इसके अकॉर्डिंग, इसके और इसके अकॉर्डिंग मेरा जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स आएगा वो कितना आएगा, ये पूरा पोर्शन आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, पुराने वाले से, ये जो 2x² माइनस 20x है, इसकी जो वैल्यू होगी वो ओरिजिनल वाले जो मेरे सीट्स थे वो कितनी थी, x² थी, उसमें से क्या हो गया होगा, 300 इंक्रीज होके ही आई होगी, ठीक है। इसका मतलब है दोनों वैल्यूज क्या है, बराबर है, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं इसको, हमें क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ रोज जो बोल रखा है ओरिजिनली, वो कितने बोले है उसने, कि नंबर ऑफ रोज उतने ही है जितने हर एक रोज पे सीट्स होंगी। तो एक रो पे मैं मान ले रहा हूं कि x नंबर ऑफ सीट्स है, तो बेसिकली कॉलम मैं उसको मान रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ रोज भी कितनी निकल के आएंगी, फिर x निकल के आएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हो जाएंगी, टोटल सभी मिला के वो हो जाएगी x² हो जाएगी। अब उसने बोला कि अगर हम क्या कर देते हैं ना, कि हम डबल कर देते हैं नंबर ऑफ रोज को, तो डबल कर देंगे तो पहले x था, अब 2x हो जाएगा, और जो कॉलम है उसको रिड्यूस कर देंगे, यानी हर एक रो में से जो सीट्स हम बना रहे थे पहले, उसमें से 10 कम कर देंगे। तो 10 कम करने से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज मेरी कम हो, कॉलम्स जो है वो मेरी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब कितना हो गया, वो x माइनस 10 हो गया। इसके अकॉर्डिंग जो अब मैंने नई अरेंजमेंट करी, इसके अकॉर्डिंग जो मेरे टोटल नंबर ऑफ सीट्स आएंगे वो कितने आ रही है, 2x² माइनस 20x आएगा, क्लियर है। अब इसने बोला कि अगर हम कंपेयर करें ना पुराने वाले ओरिजिनल अरेंजमेंट और नए वाले अरेंजमेंट में, तो इसमें डिफरेंस क्या है। उसने बोला है जो नया अरेंजमेंट है उसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, पुराने वाले से 300 ज्यादा आएगी, ठीक है। तो ये नया अरेंजमेंट था, इसकी जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, पुराने वाले ओरिजिनल जो कि x² था, उसमें से उसमें 300 ज्यादा करके आएगी, तो प्लस 300 इसलिए हम कर रहे हैं, क्लियर है, ये दोनों वैल्यूज बराबर होगी। तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, या फिर हम कॉमन ना लेके, क्योंकि दूसरी साइड भी x² है, सॉल्व ही कर लेते हैं। तो x² को जब हम लेके आएंगे इस साइड, तो ये हो जाएगा x² बच जाएगा, 2x² माइनस x² बचेगा, माइनस 20x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, 300 के फैक्टर्स निकाल सकते हो तुम, तो इसको 30 और 10 ले लेते हैं, माइनस 30x प्लस 10x माइनस 300 इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 30, फिर यहाँ से हम 10 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर भी x माइनस 30 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सो एक वैल्यू आ जाएगी x प्लस 30 और दूसरी आ जाएगी x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। सो x की एक वैल्यू है -10 और जो x की दूसरी वैल्यू है वो है 30। अब नंबर ऑफ सीट्स कभी भी तुम्हारी नेगेटिव नहीं हो सकती, सो ये जो नेगेटिव वाली वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं होगी। सो x इक्वल्स टू 30 हम कंसिडर करेंगे। अब हमें पूछा क्या क्या है, तो नंबर ऑफ रोज ओरिजिनली कितनी थी 30, तो कॉलम भी कितना था 30, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में बोलता था द नंबर ऑफ रोज इन ओरिजिनल अरेंजमेंट, तो
नंबर ऑफ रोज कितनी है ओरिजिनल अरेंजमेंट में, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यही जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर क्या होगा, क्या बोल रहा है सेकंड पार्ट में, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 300 कर लो, या फिर ये 2x² माइनस 20x ले लो। तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 300 में वैल्यू डाल देते हैं। सो एक्स स्क्वायर 2x² नहीं, एक्स स्क्वायर पे डालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 300 पे डाल देते हैं। सो 30 का स्क्वायर कर देना प्लस 300 कर देना। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये 900 प्लस 300 इक्वल्स टू 1200 सीट्स। ठीक है, सो हमारे पास जो नया अरेंजमेंट है उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया कितने से, 1200 से। ठीक है, सो आई होप कि अब ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको क्या करना ना, कि एक बार इसको खुद से ट्राई भी करना, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम कर रहे हैं उसको खुद से भी ट्राई किया करो, तभी वो ज़्यादा अच्छे से बैठ जाएंगे तुम्हारे दिमाग में। यहाँ पे हो सकता है क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो चीज़ें आसान लग सकती है। ठीक है, जब भी कोई समझाता है तो तब उस टाइम पे चीज़ें बहुत आसान लगती है सब कुछ, लेकिन जब हम खुद करने बैठते हैं तो हम गलतियाँ कर देते हैं, और अगर वो गलतियाँ हो भी रही है तो उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब तुमसे एक बारी में कुछ भी चीज़ ठीक से नहीं होगी, उसको तुम 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार शायद तुम्हें वो चीज़ रिपीट करनी पड़ जाए। तो गलतियों से डरा मत करे करो, चाहे जितने भी बार गलती हो जाए, उसको कोशिश करो कि बार बार कुछ ना कुछ उस पर थोड़ा सा मैं इम्प्रूवमेंट करूँ उस पर। सो कुछ ना कुछ उस पर ऐड नया, कुछ भी एक छोटी सी एक लाइन भी अगर तुम एक्स्ट्रा लिख पा रहे हो, नेक्स्ट टाइम नया लिख पा रहे हो, तो इसका मतलब तुम्हारी इंप्रूवमेंट हुई है। एक बारी में किसी को भी समझ में नहीं आने वाला है, एक बारी में किसी से भी कुछ नहीं होता है। ठीक है, हमसे भी नहीं होगा, तुमसे भी नहीं होगा, सिंपल एज दैट। कोई भी अगर तुम नया, तुम्हारे लिए क्योंकि ये सब चीजें क्या है, नई है। अब कभी भी हम नई चीज पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हमने पढ़ा और दिमाग में बैठ गया तुरंत और सब कुछ सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। कोई भी अगर हम नई चीज स्टार्ट करेंगे, चाहे तुम करो चाहे मैं करूँ, अगर मैं भी कुछ नया चीज स्टार्ट करूंगा तो मेरे को भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो कंसिस्टेंटली अगर मैं एफर्ट डालता रहूंगा, उसको बार बार पढ़ता रहूंगा, रिवाइज करता रहूंगा, तो चीजें अपने आप होने लग जाएगी एक टाइम के बाद। ठीक है, तो कोई भी हो, चाहे कितना भी अच्छा होगा वो मैथ्स में, उसकी मैथ्स कितनी भी अच्छी हो, उसकी मैथ्स अच्छी तभी हुई है बार बार उसने प्रैक्टिस करी है, इसलिए पैदा कोई नहीं होता अच्छी मैथ्स लेके। ठीक है, सो इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से करना, 2-3 बार खुद से ट्राई करना, हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम हो रही है तो दोबारा वीडियो को देख लो, बार बार देख लो। ठीक है, वो हो जाएगा, 2-3 बार देखोगे आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं। बस इसमें रटने की कोशिश मत करो कि इस कि ऐसे ही होगा, कोई फिक्स स्टेप्स नहीं होते। क्वेश्चन को समझो बस, कि पूछ क्या रहा है, किसको एक्स लेना है, सोचने का तरीका है इसमें। ठीक है, सोचना किस तरीके से, मेन काम यही है। लॉजिक्स तुम्हें अपने बनाने पड़ेंगे, लॉजिक्स क्लियर रखने पड़ेंगे, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पर, रटने वाला नहीं है। अगर रटने की कोशिश करोगे तो एक क्वेश्चन रट लोगे, अगला क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग लैंग्वेज में लिखा होगा, तब उसको कैसे पढ़ोगे, उसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो समझ के करो तो आसानी से हो जाएगा। अगर दो क्वेश्चन भी तुमने इसमें से उठा के खुद से बना लिए समझ के, तो आगे के तुम्हें एक तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये पता चल जाएगा कि सोचना कैसे। मेन काम इसमें यही है कि सोचना कैसे ये सीखना। ठीक है, सो मूविंग ऑन, out of a group of swans, 7/2 times the square root of a number are playing on the shore of a tank। अब ये सुनने में पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अटपटा सा लगेगा, लेकिन इसको ध्यान से समझो, क्या बोल रहा है, एक ग्रुप है स्वान का, ठीक है, जिसमें से 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट किसका, ऑफ द नंबर आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ द टैंक। ठीक है, तो लैंग्वेज थोड़ी अटपटी सी है इसकी, लेकिन यहाँ पे सिंपल सिंपल ये कहना चाह रहा है कि जो स्वान्स है ना, जितने भी स्वान्स वहां पे खेल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्वान्स जितने भी है, उसमें से 7/2 टाइम्स, यानी 7/2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर ऑफ स्वान्स, यानी अगर x नंबर ऑफ स्वान्स है तो 7/2 इंटू स्क्वायर रूट x। ये जो स्वान्स है ये कहां पर खेल रहे हैं, शोर ऑफ द टैंक में खेल रहे हैं। ठीक है, टैंक के पास खेल रहे हैं, और जो बाकी बचे हुए हैं वो कहाँ पे खेल रहे हैं, वो शायद पानी में बोल रहा होगा ना, द रिमेनिंग
द टू रिमेनिंग वंस आर प्लेइंग इन द वाटर, बाकी क्या है, पानी में खेल रहे हैं। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्वॉन्स, टोटल नंबर ऑफ स्वॉन्स क्या है, तो लेट द टोटल नंबर ऑफ स्वॉन्स बी एक्स। सो लेट द टोटल नंबर ऑफ swans बी एक्स। तो टोटल नंबर ऑफ स्वॉन्स हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। अब फिर से पढ़ो, आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्वॉन्स, तो यानी एक्स स्वॉन्स है वहां पे, 7/2 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर, वो एक्स की ही बात कर रहा है, आर प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ द टैंक। तो कितने स्वॉन्स खेल रहे हैं शोर ऑफ द टैंक में, सो नंबर ऑफ स्वॉन्स प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ द टैंक, प्लेइंग ऑन द शोर ऑफ अ टैंक। ठीक है, तो कितने खेल रहे हैं, 7/2 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर यानी एक्स, इतने खेल रहे हैं। ठीक है, रिमेनिंग कितने हैं, बच कितने गए, दो, वो आप कहाँ पे खेल रहे हैं, पानी में खेल रहे हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर। अब मुझे खुद खुद सोचो, ठीक है, लॉजिकली, कि भाई अगर इतने जने हैं पूरे ग्रुप में से, एक्स स्वान्स है, उसमें से इतने जने जो है वो कहाँ खेल रहे हैं, शोर में खेल रहे हैं, और इसके अलावा जो बच गए, ठीक है, इसके अलावा जो बच गए वो कहाँ पे खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं तुम्हारे पानी पे। इसका एक एग्जांपल ले लो, मैं कह रहा हूँ कि 8 जने जो है वो कहाँ खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं तुम्हारे बीच में खेल रहे हैं। ठीक है, और BEACH, ठीक है, बीच मतलब मिडिल वाला नहीं, बीच, ठीक है, गोवा बीच। ठीक है, तो वहां पे खेल रहे हैं 8 जने, और जो रिमेनिंग है, कितने, 2 रिमेनिंग है, वो कहाँ खेल रहे हैं, वो स्विमिंग कर रहे हैं। ठीक है, स्विम कर रहे हैं पानी में। अब मैं पूछ रहा हूँ टोटल कितने हैं, तुम क्या करोगे भाई, पूरे में से जितने भी थे उसमें से 8 जने क्या कर रहे हैं, बीच में खेल रहे हैं, और जो 2 जने हैं वो क्या कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं। तो 8 + 2 10, तो सेम इसके साथ भी यही करना है। तो नंबर ऑफ स्वॉन्स प्लेइंग ऑन द शोर कितने हैं, 7/2 इंटू रूट एक्स। ठीक है, रिमेनिंग कितने हैं, बचे कितने हैं, 2 है, तो इनको ऐड कर दोगे, वो किसके बराबर आएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्वॉन्स, बस। सो टोटल नंबर ऑफ स्वॉन्स कितने हो जाएंगे तुम्हारे, कितने हैं वैसे, हमने एक्स लिया है टोटल नंबर ऑफ स्वॉन्स। अब ये जो एक्स की वैल्यू है कैसे निकलेगी, 7/2 √x प्लस 2 करके। सो x इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 2 आ जाएगा, 7 √x प्लस 4 हो जाएगा। सो इट विल बी 2x इक्वल्स टू 7 √x प्लस 4, 4 को दूसरी साइड भेज देंगे, सो 2x - 4 इक्वल टू 7 √x। ठीक है, अब क्या करना है, अब तुम्हें स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर जो x है यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर है, तो स्क्वायर रूट के अंदर तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाओगे। ठीक है, बना सकते हो, ऐसा नहीं है, बट वो सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, तुम्हें दिक्कत आ जाएगी सॉल्व करने में। तो हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। ठीक है, सो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को स्क्वायर करके क्या हो जाएगा, तो 2x - 4 का होल स्क्वायर। ध्यान रखना यहाँ होल स्क्वायर होगा, बहुत बच्चे बताऊँ क्या कर देते हैं ऐसे, कि 2x का स्क्वायर हो जाएगा और -4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मत करना, ये होल स्क्वायर ही होता है, पूरे का स्क्वायर होता है एक साथ, और यहाँ पे भी होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² -2ab इक्वल टू 49x। ठीक है, सो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 4x² -16x -49x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। अब फटाफट से इसको सॉल्व करो, सो हो जाएगा 4x² -16x और 49x जो है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 65x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, तो कॉमन तो नहीं ले पाएंगे इसमें, ठीक है, कॉमन नहीं ले पाएंगे। सो 65 को स्प्लिट ही करना पड़ेगा, 16 फोर जा कर दोगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे कर सकते हैं हम, 4x² -64x -x प्लस 16 इक्वल्स टू 0।
ठीक है, 64 और माइनस एक्स है, यानी -1 लिख देता हूँ, चलो ठीक है, वैसे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट लिख देते हैं। ठीक है, तो 64 -64 एक्स और -1 एक्स को ऐड कर दोगे, -65, और 64 इंटू -1 को -64 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो +64 आ जाएगा। ठीक है, सो अब हम 4x को कॉमन ले लेंगे। 4x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 16, और यहाँ पे -x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी बच जाएगा x -16। सो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई है, x -16 हो गया है कॉमन लेके, और 4x माइनस, सॉरी यहाँ पे x नहीं लिखना था मुझे, यहाँ पे 1 लिखना था। ठीक है, 1 कॉमन लेंगे, तो ये भी 1 हो जाएगा। सो इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी हो गई है फिर, 16 हो गई है, और 4x -1 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/4। तो ये दो वैल्यूज हो गई है मेरे पास। अब कौन सी लेंगे इसमें से, खुद सोचो। कभी ऐसा कह सकते हो कि 1/2 आदमी जो है वो खेल रहे, या तो एक आदमी होगा, या दो आदमी होगा, तीन आदमी होगा, ठीक है, यही हो सकता है। 1/2 आदमी नहीं होता, ठीक है, या 3/4 आदमी नहीं हो सकते, राइट, यह तो पूरा ही होगा, आधा तो नहीं होगा हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम्हारा 1/4 है, टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स तुम्हारे 1/4 कैसे हो सकते हैं, राइट, या तो टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स किसी एक नेचुरल नंबर या होल नंबर पे ही हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे ही कुछ हो सकता है, ठीक है, नेचुरल नंबर ही आ सकता है। सो हम 16 ही कंसिडर करेंगे, 1/4 पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम तीन दोस्त हो तो तुम तीन ही तो काउंट करोगे ना, 1 2 3। अब एक की हाइट भले छोटी होगी तो उसका आधा तो काउंट करते नहीं है। मजाक मजाक में हम बोल देते हैं कि 2.5 जने आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो होते तो तीन ही है ना, काउंटिंग तो 1 2 3 होती है ना। ठीक है, ठीक है, वो 1.5 फुट या मजाक में बोलते हैं बस, ठीक है, एक्चुअल में नहीं होता है। सो 1/4 हम कंसिडर नहीं करेंगे, 16 कंसिडर करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ सॉन्ग्स कितने हैं, 16। So the next question is, some students planned a picnic. The budget for the food was rupees 480. As 8 of them failed to join the party, the cost of the food for each member increased by rupees 10. Find how many students went for the picnic. कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया था, पिकनिक प्लान करी है, और जो बजट था फूड के लिए वो कितना था, ₹480 इनका क्या था, बजट था। एज 8 of them फेल टू ज्वाइन द पार्टी। अब कितने लोग पहले ज्वाइन कर रहे थे पता नहीं है, लेकिन उसमें से क्या हो गया, 8 जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाए किसी कारण से। सो द कॉस्ट ऑफ द फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज बाय ₹10। ठीक है, तो अब मान लेते हैं अगर कि हमें एक पार्टी करनी है, ठीक है, और हमने बजट रखा कितना, ₹1000 का हमने बजट रखा, और हम कितने जने हैं, 10 जने। तो अब ₹1000 का बजट है तो 10 जने क्या करेंगे, इक्वली अमाउंट लेके आएंगे। तो कितना लेके आएंगे, हम क्या कर लेंगे, जो हमारा बजट है यानी टोटल अमाउंट को डिवाइड कर देंगे कितने से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, तो हमें पता चल जाएगा हर एक को कितने ₹100 लेके आने हैं। ठीक है, तो हर एक के लिए ₹100 लाना क्या है, मैंडेटरी हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर इसमें से मान लेते हैं कि 5 जने नहीं आ पाए, ठीक है, तो अभी भी बजट हमने क्या रखा, सेम रखा, ₹1000 ही रखा, और 5 जने नहीं आ पाए, तो पहले 10 आ रहे थे, अब 5 आ रहे हैं, तो अब वो जो एडिशनल पैसा है वो हर एक पे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबको अब एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो अब सबको कितने, ₹200 देने। क्लियर है, तो यहाँ पर भी वही चीज चल रहा है, यहाँ पे क्या बोला कि ₹480 क्या है, हमारा बजट है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे पहले पता नहीं है, तो उसको हम एक्स ले लेंगे। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। तो एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे पहले। ठीक है, सो हर एक को कितने रुपीज लाने थे, 480/x से हम निकाल देंगे क्योंकि बजट 480 का था, और एक्स कितने, एक्स क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है, सो ईच स्टूडेंट हैड टू पे, कितना हो जाएगा, बजट कितना था टोटल, 480/x।
तो इतने रुपीस जो है सबको पे करने थे। तो पहले अब इतने रुपीस पे करने थे, लेकिन हुआ क्या कि 8 ऑफ देम फेल टू ज्वाइन। तो अब कितने स्टूडेंट्स है हमारे पास? अब हमारे पास है x-8 स्टूडेंट्स। ठीक है। नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, नाउ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर, कितने हो जाएंगे? पहले x थे, 8 ऑफ देम फेल टू ज्वाइन, तो x-8। ठीक है। अब हर एक को कितना देना पड़ेगा? अभी बजट जो है वो उसने बोला है कि वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द फूड फॉर ईच मेंबर इंक्रीज बाय 10। अब हर एक मेंबर का जो कॉस्ट है वो कितने से बढ़ गया है? 10 रुपीज से बढ़ गया है। पहले कितना था? ये था 480 अपॉन एक्स था। अब क्या हो गया है? +10। तो टोटल बजट जो हो गया +10 से बढ़ गया है हर एक मेंबर के लिए। ठीक है। सो इसका कहने का मतलब सिंपल सिंपल सा है कि पहले हम 480 रुपीज का ही बजट रख के चल रहे थे जब एक्स स्टूडेंट्स थे। अब जब कम भी हो गए तभी भी बजट चेंज नहीं हुआ है। ठीक है। तो अब ईच स्टूडेंट हैड टू पे, तो अगर 480 रुपीज का बजट है मेरा, उसमें से x-8 स्टूडेंट्स है मेरे पास, तो ये बढ़ जाएंगे इतने रुपीज में। ठीक है। हर एक को इतने रुपीज लाना पड़ेंगे। पहले कितने लाने पड़े थे? 480 अपॉन एक्स। अब कितने? 480 अपॉन x-8 रुपीज लाने। ठीक है। तो बेसिकली अब जब स्टूडेंट्स कम हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि जो हर एक स्टूडेंट ला रहे होंगे अब, वो ज्यादा रुपए ला रहे होंगे एज कम्पेयर टू ओरिजिनली जो वो लेके आ रहे थे। ठीक है। तो कितना ज्यादा लेके आ रहे हैं अभी वाले? ₹10 जो है वो ज्यादा लेके आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर तुम 480 अपॉन एक्स में जो ओरिजिनल प्राइस था उसमें 10 रुपीज ऐड कर दोगे हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए था, उस पर 10 रुपीज ऐड कर दोगे, तो अब जो हर एक स्टूडेंट लेके आएगा वो कितने लेके आ रहा है? वो 480 x-8 इसके बराबर हो गए। ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे। 480 प्लस 10x इक्वल्स टू 480 अपॉन x-8। सो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सो ये x क्रॉस मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा? 480 प्लस 10x इंटू x-8 equals to 480x. So 480x minus 3840 और फिर ये 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10x² माइनस 10x² -80x इक्वल्स टू 480x। ठीक है। सो 480x इस साइड आ जाएगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएंगे। अब हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बन रही है 10x² -80x -3840 इक्वल्स टू 0। अब क्या करेंगे? हम 10 को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास x² -8x -384 इक्वल्स टू 0 ये बच जाएगा। क्लियर है? अब हमें क्या लेना है यहाँ पे? फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे 384 के, और कोई भी दो नंबर जो है वो हम बना देंगे। ठीक है। सो इसके जब फैक्टर्स निकालोगे तो तुम्हारा 24 और 16 बन जाएंगे दो नंबर। ठीक है। 24 और 16 बन जाएंगे। तो 24 और 16 को माइनस कर दोगे तो 8, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 384 बन जाएगा। सो x² -24x प्लस 16x -384 इक्वल्स टू 0। सो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा x-24, और इधर 16 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा x-24 इक्वल्स टू 0। सो x-24 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर x प्लस 16 आ जाएगा इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 24, और एक x की वैल्यू हो जाएगी -16। ठीक है। सो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ रही है x की। अब इसमें से कौन सी वैल्यू को लेना है और कौन सी वैल्यू को नहीं लेना है वो कैसे पता चलेगा? अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकते, तो ये लेंगे नहीं, यही वाला ही हम लेंगे।
ठीक है। सो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वेंट फॉर द पिकनिक। तो ओरिजिनली कितने स्टूडेंट्स थे, 24 स्टूडेंट्स थे, एक्स स्टूडेंट्स थे, तो एक्स की वैल्यू 24 ले रहे हैं, तो ओरिजिनली कितने 24 स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास। फिर 8 स्टूडेंट्स कम आए थे, तो अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने जा रहे हैं हमारे पे, 16 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ट्रैवल करेंगे पिकनिक के लिए। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है ये, अ ट्रेडर बॉट अ नंबर ऑफ आर्टिकल्स फॉर रुपीज 1200, 10 वर डैमेज्ड and he sold each of the rest at rupees 2 more than what he paid for it, thus clearing a profit of rupees 60 on the whole transaction, taking the number of articles he bought as x. Form an equation in x and solve it. यहाँ पे हमें क्या बोला जा रहा है कि एक ट्रेडर है, उसने कुछ नंबर ऑफ आर्टिकल्स वो लेके आया। कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये गिवन नहीं है, तो इसको हम क्या ले लेंगे, x ले लेंगे। सो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x. Let the number of articles be x. तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे पास कितने हो गए, x हो गए। अब ये जो x आर्टिकल है इसका जो कॉस्ट प्राइस है, तो cp ऑफ x आर्टिकल्स, वो कितना है, रुपीज 1200 है। 10 were damaged and he sold each of the rest at rupees 2 more than what he paid for it. अब अगर ये x आर्टिकल लेके आया है और जो कॉस्ट प्राइस पड़ा है x आर्टिकल्स का वो कितना था, 1200 था, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा, एक आर्टिकल का, तो cp ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स टू टोटल cp जो सारे आर्टिकल्स का पड़ा प्लस नंबर ऑफ आर्टिकल्स। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया हर एक आर्टिकल का। अब ध्यान रखना है कितने डैमेज हो गए थे, 10 डैमेज हो गए थे, ठीक है। तो 10 आर्टिकल अगर मेरे पे डैमेज हो गए, पहले x थे तो कितने बचेंगे, x माइनस 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स लेफ्ट, ठीक है। सो पहले x थे, 10 डैमेज हो गए, x माइनस 10 आर्टिकल्स जो है ये बच गए मेरे पे। अब इसी को इसने क्या करा है, बेचा है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस अब हम निकालेंगे किसके लिए, सेलिंग प्राइस ऑफ x माइनस 10 आर्टिकल्स, ठीक है। तो इसने कितने में बेचा है, इसने बोला है कि 10 वर डैमेज एंड ही सोल्ड ईच ऑफ द रेस्ट, जो बच गए, तो x माइनस 10 बचे हैं, उनमें से हर एक को इसने 2 मोर देन व्हाट ही पेड फॉर इट। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना पड़ा था उसको, एक आर्टिकल का जो कॉस्ट पड़ा था वो पड़ा था 1200 अपॉन x, ठीक है। और इसने एक आर्टिकल को बेचा कितने में, जितने का उसको एक आर्टिकल पड़ा था उससे ज्यादा में। सो एसपी ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स टू कितना है, 2 मोर देन व्हाट ही पेड फॉर इट। तो ही पेड 1200 अपॉन एक्स फॉर ईच आर्टिकल, और इस पे दो ज्यादा, इतने का इसने हर एक आर्टिकल को बेचा। और इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ₹60 का, होल ट्रांजेक्शन में, पूरे ट्रांजेक्शन में इतने का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो अगर तुम्हारा एसपी ऑफ ईच आर्टिकल तुम्हें पता चल गया है इतना है, एसपी ऑफ एक्स माइनस 10 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा। अब अगर हर एक आर्टिकल 1200, यहाँ पर मैं एलसीएम ले लेता हूँ, प्लस 2x का है, ठीक है, ये एक आर्टिकल का कॉस्ट है, तो टोटल आर्टिकल कितने थे इसके पास, x माइनस 10, तो उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, हम पता चल जाएगा एसपी ऑफ x माइनस 10 आर्टिकल्स का कॉस्ट कितना होगा। सो यहाँ पे हम एसपी निकाल देंगे इसका, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 1200x प्लस 2x² माइनस 12,000 माइनस 20x अपॉन x, इतने का इसका क्या हो गया, टोटल सेलिंग प्राइस हो चुका है। अब सेलिंग प्राइस मुझे मिल गया, जो भी इसने जितना भी इसने सामान बेचा उसका सेलिंग प्राइस मिल गया, और कॉस्ट प्राइस मुझे मिल चुका है सारे आर्टिकल का। कॉस्ट प्राइस वैसे भी गिवन था, तो 1200 कॉस्ट प्राइस हो गया सारे आर्टिकल का, और ये जो हो गया सेलिंग प्राइस हो गया जितने भी उसके पास अब बच गए, ठीक है। तो अब इसी में उसने प्रॉफिट कमाया होगा, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी। सो प्रॉफिट इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। अब प्रॉफिट कितने का बोला उसने, 60 रुपीज का, ठीक है, यहाँ पे लिखा है 60 रुपीज पूरे ट्रांजेक्शन में।
और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है 1200x प्लस 2x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेता है। सो ये इधर माइनस कर देंगे तो 1200x माइनस 20x कितना हो जाएगा, तो इट विल बी 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 1180 माइनस 12,000 अपॉन x। ये हो गया मेरा सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कितना था 1200। अब हम एलसीएम ले लेते हैं इसका। तो जब हम एलसीएम लेंगे इट विल बिकम -12,000 -1200x अपॉन, ये 60 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा 60x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस, अब ये कितना है 1200x है और ये 1800 है, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 20 -20x -12,000। क्या करना है यहाँ से, 60x को उधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -60x -20x हो जाएगा -80x -12,000 इक्वल्स टू 0। सो 2 कॉमन ले लेंगे, 40x -6,000 equals to 0. So we will split the 6,000 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, सॉरी 40 को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 6,000 के फैक्टर्स निकाल लेना। सो इट विल बिकम 100, 60 एंड 100, ठीक है, 60 एंड 100 -100x -60x -6,000 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सॉरी ये प्लस हो जाएगा। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो -40x मिल जाएगा, 100x प्लस 60x -40x और मल्टीप्लाई करके 6,000। सो वी विल टेक x कॉमन, so x minus 100 and we will take 60 common, so it will be x minus 100 again. So now I will take x minus 100 common and I will be left with x plus 60 equals to 0. So the value of x are x equals to 100 and x equals to -60. So these two are the values of x. So these two are the values of x. So what was x? Number of articles, ठीक है, ये था x. So अगर number of articles x है, क्या articles कभी भी नेगेटिव हो सकता है? नहीं. तो हम लोग क्या कर देंगे, जो -60 है we will not accept -60 as a value of x. ओके, सो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, ये जो -60 है ये पॉसिबल नहीं होगा। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने निकल के आ गए मेरे पास 100। सो माय आंसर इज 100। सो वी आर डन विद ऑल एरिया रिलेटेड एंड मनी रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे हमने क्वेश्चंस क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। अब हमारे पास और क्या रहता है, एज रिलेटेड और स्पीड रिलेटेड, और एक और टाइप का रहता है जिसमें हम बोल सकते हैं वर्क रिलेटेड। जो हमारे क्वेश्चंस है पाइप वाले जो होते हैं, पूल को भरना, टैंक को भरना, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली हम वर्क के उसमें ही काउंट कर लेंगे उसको, ठीक है। सो ये हमारे कुछ कैटेगरी है क्वेश्चंस की जो रहती है। सो नेक्स्ट हम यही कवर करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस, एज रिलेटेड, स्पीड रिलेटेड एंड वर्क रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे।